Assalamualaikum, Dr. Afshin Akbar here. Today we are going to start a new unit physiology में हम blood introduction देखेंगे. हमारे learning objectives जो हैं for today's lecture. And the end of the lecture, you should know the definition and composition of blood. We are learning the functions of blood and differentiate into the plasma and interstitial fluid, and mean the difference between serum and plasma, right? So what is blood? Blood is in a specialized connective tissue in which there is a liquid extracellular substance which is known as plasma and formed elements. अच्छा जो formed elements है वो basically हम formed elements जब भी word use करते हैं we are talking about RBCs, WBCs and platelets, right? So it circulates in the closed system of the blood vessels and chambers of heart and they are pumping by the blood. आप लोगों को याद होगा हमने कल डिस्कस भी किया था कि जो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होते हैं इन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स वी हैव टू मेन कंपार्टमेंट्स इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट in extracellular compartment we have plasma and interstitial fluid. Here this plasma is we are talking about. ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट का एक पोर्शन है विच इज 3 लीटर्स. ठीक है, और इसके साथ फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं. दीज फॉर्म एलिमेंट्स आर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा बताया गया है कि जो ब्लड है वो बेसिकली राइट साइड ऑफ हार्ट में एंटर होता है थ्रू ऑल द कॉरोनरी वेसल्स और उसके थ्रू जो बॉडी में जो है वो एंटर हो रहा है. अच्छा, उसके बाद ये राइट साइड से चला जाता है लंग्स में, लंग्स से फिर लेफ्ट हार्ट और लेफ्ट हार्ट से फिर ये जो है वो थ्रू एओर्टा वहाँ से ये चला जाता है स्प्लिनिक, जीआईटी, लिवर, किडनी, ट्रंक, लेग्स, एवरीवेयर इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, तो ये इसका एक आपको एक डायग्राम दिया है सर्कुलेशन इन एन एडल्ट. कंपोजिशन में हम जो देख रहे हैं ब्लड की जो कंपोजिशन है 2 पोर्शंस हैं जिसमें एक प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इसको. ठीक है, इस तरह से हम ब्लड ड्रॉ करवा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में. जब भी हम इसका ब्लड ड्रॉ कराते हैं वी हैव दिस रेड पोर्शन और उसके बाद जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आफ्टर सेंट्रिफिकेशन ऑफ दिस सैंपल वी हैव 3 पोर्शन ऑफ दिस ब्लड. नंबर 1 इज रेड पोर्शन है, नंबर 2 एक बफी कोट है, नंबर 3 इज प्लाज्मा पोर्शन. दीज फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर हियर इन दिस रेड पोर्शन. उसके बाद ये जो 1% है बफी कोट है, इट कंटेन द WBCs एंड दिस प्लाज्मा पोर्शन विच इज 55% इट कंटेन डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन और उसके अलावा हमें प्लेटलेट्स इसमें नजर आएंगे, इसमें हमें बहुत सारे और फैक्टर्स नजर आएंगे. ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि ये एक वेसल है जिसमें हमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स बेसिकली नजर आ रहे हैं. क्या क्या नजर आ रहे हैं हमें? आरबीसीज नजर आ रहे हैं, प्लेटलेट्स हैं इसके अंदर और वाइट ब्लड सेल्स हैं. These 3 all cell lines are known as formed elements, right? अच्छा, प्लाज्मा हम देखेंगे कि बॉडी में जो मौजूद हैं कितने परसेंट हैं. 52 to 55% प्लाज्मा है. ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर 45 to 48%. और इस वक्त जो ब्लड की पीएच होती है नॉर्मल 7.35 से होता है 7.4 तक. स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.058 और प्लाज्मा जो है इसमें जो एलिमेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ प्लाज्मा है इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ इस तरह से है. ब्लड में जो है वो हम देखेंगे कुछ सॉलिड्स मौजूद होते हैं, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कुछ कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, उसके अलावा कुछ कहते हैं कि जो मुख्तलिफ कुछ और सब्सटेंसेस भी होते हैं. इन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट्स. दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. दीज आर इंक्लूडेड इन द कंपोजिशन ऑफ दिस ब्लड. ऑर्गेनिक्स में हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाते हैं, उसके बाद नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस भी, दीज ऑल आर इंक्लूड इन दिस ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. एंड दीज प्लाज्मा प्रोटीन्स आल्सो हैव 4 डिफरेंट टाइप्स. एल्बुमिन है इसमें, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है एंड प्रोथ्रोम्बिन, राइट. एंड नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस इंक्लूडेड यूरिया, क्रेटिनिन, अमीनो एसिड्स, ज़ेंथीन, हाइपोज़ेंथीन, यूरिक एसिड, right? Colored substances we have bilirubin, carotene, it can all color the blood, right? उसके बाद कुछ और substances जिसे हम कहते हैं ना other substances, which are these other substances that includes hormones, these includes enzymes, vitamins, minerals and some other metabolites like lactic acid, ketone bodies. ये सारे के सारे ब्लड के हिस्सा हैं. ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं इसमें? हमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स नज़र आ रहे हैं. हमें इसमें ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्लाज्मा प्रोटीन नज़र आ रहे हैं, इसमें हमें यूरिया, क्रेटिनिन और अमीनो एसिड्स नज़र आ रहे हैं, कलर सब्सटेंसेस हैं, इसमें हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं. ये सारी चीज़ें इन ब्लड का हिस्सा हैं अलॉन्ग विद दीज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, राइट.
फंक्शन क्या है ब्लड का? सबसे पहला फंक्शन ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फंक्शन इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन है। हीमोग्लोबिन जो है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर। इसका काम क्या है कि इसके साथ जो हीमोग्लोबिन है, इसके जो स्लॉट्स हैं उसके ऊपर ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करती है, मतलब ऑक्सीजन हैव एन कैपेसिटी टू बाइंड विद दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेकर जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ जा रहा है। कहाँ पे? ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जा रहा है लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली वहाँ पे उसको टिश्यूज में आगे डिलीवर कर रहा है। न्यूट्रिटिव फंक्शन है ब्लड का, इट कंटेन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल एंड वाटर, ये सारी चीजें भी बॉडी को सप्लाई हो रही हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है ब्लड का, इसमें से ये क्या करता है ब्लड के, ये यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारी की सारी चीजें जो वो किडनी के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट करवा देता है, ठीक है। बाइल को ये भेज देता है लिवर की तरफ, जी आप उसको वहाँ पे इसको खत्म करें। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स की तरफ लेकर जा रहा है कि जनाब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ एक्सेल हो जाए। तो इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है। डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन भी है, हार्मोन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जनाब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला, थायराइड से ग्लैंड से निकला, आपने टारगेटेड ऑर्गन के पास पहुंचा थ्रू दिस ब्लड, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन कर रहा है ब्लड, हीट प्रोड्यूस्ड इन एन एक्टिव टिश्यूज इन द बॉडी ऑफ कोर बॉट टू द स्किन एंड लंग्स। अब ये रेगुलेट किस तरह का, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो इज इंक्रीज इन दीज एरियाज वेयर द टेम्परेचर और हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प आउट कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे इसका रेगुलेटरी फंक्शन है, ये मेंटेनेंस कर रहा है आयोनिक बैलेंस को, ठीक है। ये मेंटेन कर रहा है वाटर बैलेंस को, ये मेंटेन कर रहा है एसिड बेस इक्विलिब्रियम को, कि एसिड ज्यादा ना हो जाए, बेसिस ज्यादा ना हो जाए, तो बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, राइट। उसके बाद ये ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट कर रहा है, होम्योस्टेसिस के अंदर रख रहा है। एक्सेसिव ब्लड लॉस में क्या करता है, एंड एक्सेसिव ब्लड लॉस इज प्रिवेंटेड बाय क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, क्लॉट फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देगा, ये प्लेटलेट्स को पकड़ के ले आएगा, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को लेके आएगा, फिब्रिन थ्रेड्स बनेंगी और फौरी तौर पे ब्लड जो लॉस हो रहा है, जहाँ पे इंजरी हुई है, उसको फौरन रोक देगा। इसका मतलब है कि ये ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट कर रहा है, इसको ज़ाया नहीं होने देना, ठीक है। डिफेंसिव फंक्शन है ब्लड का, ब्लड कंटेन्स न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, द WBC सीरीज। अब कहीं भी हम देखेंगे, कहीं पे भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेट कर रहा है, डेड टिश्यूज मौजूद हैं, दीज फैगोसाइटोसिस कंटेन एंड हेल्प ऑल दीज एरियाज। उसके बाद इसके अंदर इससे डिफेंसिव फंक्शन में टी लिम्फोसाइट्स भी मौजूद हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी मौजूद हैं। टी लिम्फोसाइट जो सेलुलर लेवल पे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, बी लिम्फोसाइट और जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं और एंटीबॉडीज बना रही हैं। आजकल जो हम लोग सुन रहे हैं कोरोना में एंटीबॉडीज का काम है, एंटीबॉडीज का काम है, या कोई वायरस आता है एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। कौन बना रहा है एंटीबॉडीज? दीज बी लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स आर फॉर्मिंग ऑल दीज एंटीबॉडीज, ठीक है। उसके बाद ये ईजनोफिल्स की तरफ आ जाते हैं, ये सारी की सारी सीरीज है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि ईजनोफिल्स भी क्या चीज़ है। ये फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं, एलर्जिक कॉम्प्लेक्सेस जो होता है ना उनको फैगोसाइटोसिस उसकी कर देता है, उसको खत्म कर देते हैं। फंक्शन प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से, प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड में मौजूद है, इसका हिस्सा ये भी ट्रांसपोर्ट फंक्शन इनका, न्यूट्रिटिव फंक्शन है, बफरिंग का फंक्शन भी कर रहे हैं, और उसके बाद ये प्रिकर्सर्स भी कुछ एक्टिव सब्सटेंसेस के भी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इन प्रोटीन्स अगर प्लाज्मा में मौजूद हैं, ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है। इनका एक ताकि जो वाटर मौजूद है ना ब्लड में, लिम्फ में, इंटरसेलुलर फ्लूइड में, इसका बैलेंस रखता है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल अगर प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा में ज़्यादा ना हो और इंटरसेलुलर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, सेल जहाँ पर ये प्लाज्मा प्रोटीन्स मौजूद होंगे, ब्लड वाटर विल बी फ्लो टुवर्ड्स दिस एरिया वेयर द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। सो ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से एक इनका डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की बिटवीन ब्लड, लिम्फ एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड। अच्छा, ऊपर से ये जो हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस में हार्मोन्स भी आ जाते हैं, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन 1, ये भी सारे इसके अंदर मौजूद है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं, इम्यूनिटी भी आ जाती है, और जनाब ये इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर भी, इसकी विस्कोसिटी भी, वो भी सारी चीज़ें इसी की वजह से जो मेंटेन हो रही हैं, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, बेसिकली वाटर पोर्शन है इसके अंदर 90 to 92%, सॉलिड पोर्शन इसमें 8 to 10% है, ठीक है। एंड दीज प्लाज्मा प्रोटीन्स, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन्स में हमने देखा है कि हमारे पास एल्बुमिन मौजूद है, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन है, गामा ग्लोबुलिन है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडीज, दे ऑल एक्सर्ट अ गामा ग्लोबुलिन आर फॉर्म्ड इन द लिवर। ये सारे कौन बना रहे हैं, ये लिवर ही बना रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द ब्लड वॉल्यूम। गैसेज हैं उसके अंदर, इसी प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का इतना इतना पार्शियल प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है इन गैसेज की वजह से। वेस्ट भी है एंड प्रोडक्ट्स भी हैं इसके अंदर, कुछ यूरिया है, क्रेटिनिन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। सो ये जो प्लाज्मा पोर्शन है इसमें वाटर है, सॉलिड है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, गैसेज हैं, अनवेस्ट मटेरियल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जी प्लाज्मा और सीरम का डिफरेंस बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम? द प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ ब्लड दैट कंटेन बोथ द सीरम एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये हम किसकी बात करें? प्लाज्मा की। एंड सीरम इज द पार्ट ऑफ ब्लड व्हिच लेक्स क्लॉटिंग फैक्टर। सीरम के पास क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होते हैं, मेन बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा कंटेन फिब्रिनोजन हेल्प इन क्लॉटिंग, ठीक है। और सीरम इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। तो इन दोनों के बीच में एक ये भी डिफरेंस आ जाता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है ना, जो प्लाज्मा है इट कंटेन फिब्रिनोजन एंड दिस सीरम कंटेन एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन मेनली, ठीक है। प्लाज्मा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड आफ्टर सेंट्रिफिकेशन, और जो सीरम है इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर कोगुलेशन। अब हम सेंट्रिफिकेशन किसको कहते हैं कि हम जैसे किसी सब्जेक्ट का ब्लड ड्रॉ करते हैं, उसके ब्लड ड्रॉ करने के बाद उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जिसके थ्रू वो बहुत सारे 1000 राउंड्स लगाता है जो ब्लड का जो अंदर हमने सैंपल डाला हुआ। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो ऊपर पोर्शन आ जाएगा दैट कंटेन प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर सीरम सब कुछ ही है। लेकिन अगर हम किसी सैंपल को रख देते हैं कि ये कोगुलेट हो जाए, खुद ही से खुद ही जम जाए, तो उसके अंदर क्या निकलेगा? पार्ट ऊपर वो सीरम निकलेगा, ठीक है। ये डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। प्लाज्मा जो डिलीवर टू द पेशेंट हु लेक्स ब्लड सेल्स, एफएफपीस के नाम से फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहा जाता है। सीरम इज द मोस्ट प्रिफर्ड पार्ट ऑफ ब्लड यूज्ड इन चेकिंग द ब्लड ग्रुप्स एंड डायग्नोसिस द डिजीजेस, ठीक है। हम प्लाज्मा क्यों एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं? हम प्लाज्मा इसलिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम काफ़ी सारे डिजीजेस में लगा रहे हैं मरीजों को। अगेन मैं रिपीट करूंगी, आज आपको लोग सुन रहे होंगे कि जी हम एफएफपीस लगवा रहे हैं, हम डेंगू में भी देते थे लोगों को, और उसके बाद आजकल हम इसमें कोरोना में भी कोई देना शुरू हो गए हैं। लेकिन सीरम हम कब एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम ब्लड क्लॉटिंग करके सीरम निकालते हैं ताकि हम मरीजों के ये ब्लड ग्रुप चेक कर सकें, या डिफरेंट और डिजीजेस में काफ़ी सारी चीज़ें डायग्नोज करने के लिए हम सीरम निकालते हैं ताकि वो कोगुलेट हो जाए। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द कोगुलेशन एंड सेंट्रिफिकेशन, ठीक है। कोगुलेशन हम नेचुरल प्रोसेस में उसको गो थ्रू कर रहे हैं कि खुद ही कोगुलेट हो जाए, सेंट्रिफिकेशन हम आर्टिफिशियली उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर ये डिफरेंस आ रहा है एक और, प्लाज्मा का और इंटरस्टेशियल फ्लूइड का। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्लाज्मा इंटरस्टेशियल फ्लूइड बोथ आर द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, ठीक है। तो प्लाज्मा कैन बी फाउंड विद इन द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, और बॉडी सेल्स आर सराउंडेड बाय इंटरस्टेशियल फ्लूइड, ठीक है। ये एक डिफरेंस आ जाता है, जो सेल्स हैं उसके बाहर क्या है? ये इंटरस्टेशियल फ्लूइड मौजूद है, और प्लाज्मा तो हमें पता है वेस्कुलर सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद है। अब प्लाज्मा के अंदर हमने क्या देखना है? प्रोटीन भी है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ऑक्सीजन, हर चीज़ इसके अंदर है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी मौजूद हैं। 1/4 ऑफ दिस ECH इज कंपोज ऑफ वाटर एंड प्लाज्मा, ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन जो है उसमें फ्री कैल्शियम भी हमें नजर आएगी, बाउंड कैल्शियम भी आएगी, फ्री भी नजर आएगी, हर चीज़ नजर आएगी। वेयर इज इन इंटरस्टेशियल फ्लूइड, इसमें हम देख रहे हैं इंटरस्टेशियल फ्लूइड के अंदर, इंटरस्टेशियल फ्लूइड के अंदर हम देख रहे हैं कि जी इसमें अगेन प्रोटीन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सारी चीज़ें इसमें। WBC कैन बी फाउंड इन इंटरस्टेशियल फ्लूइड ऑल्सो, सम WBC, नॉट ऑल। 3/4 है ये इसका इंटरस्टेशियल फ्लूइड। कितना इंटरस्टेशियल फ्लूइड? 11 लीटर्स है, और प्लाज्मा कितना आ जाता है? ये 3 लीटर्स है। टोटल ECF जो वो 14 लीटर्स का है, ठीक है। सो इंटरस्टेशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट इज 11 लीटर एंड दिस पार्ट और प्लाज्मा का है 3 लीटर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कंसंट्रेशन होती है बाउंड एंड फ्री कैल्शियम और मैग्नीशियम इन सारी चीज़ों की। जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे मेजरली सेल टाइप इस ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। बहुत कम WBCs यहाँ पर मौजूद होते हैं, और किस लिए होते हैं आगे हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा जी, एक केस सिनेरियो आपको दिया जाता है, एक आपको समझाने के लिए। हाँ जी, ओके, स्लाइड शो। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, केस सिनेरियो दिया जा रहा है आप लोगों को समझाने के लिए। 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, अविसीना हॉस्पिटल में आ जाती है गायनेकोलॉजिकल वार्ड में, और हिस्ट्री है जी एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग के साथ है आफ्टर चाइल्ड बर्थ।
एट होम 2 वीक्स अगो। अब ये कंप्लेन करती है कि जी मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है और मुझे जो वीकनेस है, फटीग है और उसकी तबीयत बड़ी ख़राब है। तो आप क्या कहते हैं कि इसकी कौन सी सेल लाइन है जो डिक्रीज होगी? ब्लड लॉस हो रहा है, वेरी इजी एंड वेरी कॉमन, ठीक है। कौन सी हो सकती है? एनीवन आंसर मी। देखिए ब्लड लॉस हो गया है फीमेल के अंदर, ठीक है, और उसके बाद आप क्या कैसे, हमारे पास 3 सेल लाइन है, 3 सेल लाइंस है ना, ठीक है। एक सेल लाइन हमारे पास आरबीसी की, एक डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की। तो आप क्या कहते हैं कि अगर किसी का ब्लड लॉस हो गया तो दिस सेल लाइन आर डिक्रीज? आरबीसीज, यस हिरा असलम, ठीक है। सो आरबीसीज आर डिक्रीज, ठीक है। इन केस ऑफ ब्लीडिंग और हेमरेज विच एरिया इज बिगिन टू प्रोड्यूस दीज सेल्स? और फिर ये आरबीसीज कौन बनाना शुरू करेगा? एनीवन? जी, bones, yes, bones or bone marrow, yes, very right, Vera Aslam, Hussain, sorry, Noor Fatma and अमन अहमद, वेरी राइट जी। ये सिनेरियो बिल्कुल इसी तरह से आरबीसी की सेल लाइन जो है वो कम हो जाएगी एंड दिस बोन मैरो जो है वो आरबीसी जो है वो जनरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। सर ने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, गुड। हम आगे चलते हैं। ये आरबीसीज हैं, ठीक है, और एरिथ्रोसाइट्स नजर आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसको आप लोगों ने बिस्किट नहीं समझना, ये आरबीसीज ही हैं, ठीक है। और ये हमें वैसे ही बिल्कुल प्लेन माइक्रोस्कोप पे नजर आ रहा है जनाब। आरबीसी काउंट अगर हम नॉर्मल मैन में देखें तो 5.2 मिलियन है और इन नॉर्मल फीमेल्स और वुमेन्स में हम 4700,000, ठीक है। इसकी साइज जो है अगर आरबीसी को देखिए सर्कुलर है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, बायकॉन्केव है। इसका जो डायमीटर है 7.8 नैनोमीटर है। थिकेस्ट एट साइड, साइडों से जो हमें ये नजर आ रहा था ये 2.5 है और थिनर एंड सेंटर 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। बायकॉन्केव शेप जो इंक्रीज इन द सरफेस एरियाज ग्रेटली फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसकी जो बायकॉन्केव शेप नजर आ रही है ना, शेप आपको दोबारा दिखा देती हूँ इसकी, ये इसकी बायकॉन्केव शेप है। ये इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और ताकि गैसेस एक्सचेंज वगैरह कर सकें, ठीक है। एक्टिन, ट्रोपोमासिन, स्पेक्ट्रन प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स ए बी सी होती हैं। प्रोटीन 3 प्ले अ रोल इन बायकॉन्केव शेप ऑफ दिस आरबीसीज। तो ये जितनी भी इसकी ये प्रोटीन्स हैं, एक्टिन, ट्रोपोमासिन, स्पेक्ट्रन प्रोटीन्स, ये सारे के सारे जो हैं इसकी शेप के लिए काम कर रहे हैं। शेप कैन बी डिफॉर्म टेम्परली एज इन स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज एंड दिस प्रोसेस कॉजेस डायबिटीज। अब ये जो आरबीसी घूम रहे होते हैं छोटी छोटी कैपिलरी से जाते थे, ये अपनी जो शेप है वो सुकड़ जाती है इनकी थोड़ी सी, बिल्कुल ये सुकड़ के उसमें से निकल के फिर अपनी वापस बायकॉन्केव शेप में आ जाते हैं। जो ये प्रोसेस है जिससे ये स्क्वीज कर रहा है, अपनी शेप को थोड़ा सा डिफॉर्म कर रहा है, इसे हम कहते हैं ये डायबिटीज है, राइट। Biconcave shape जो provide a greater surface area and the thin inner center enables oxygen to diffuse rapidly between the exterior and innermost regions of the RBCs। तो ये जो सेंटर में से थिन है ये रैपिडली डिफ्यूज करा रहा है ऑक्सीजन को और इसकी बायकॉन्केव शेप जो है बेसिकली वो क्या कर रही है, वो सरफेस एरिया को ज्यादा कर रही है, ठीक है। आरबीसी सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देखें, आरबीसी सेल इज अ बैग, ठीक है, बैग की तरह है, विच कैन बी डिफॉर्म्ड इनटू ऑलमोस्ट एनी शेप, ठीक है। तो ये क्योंकि प्लायबल होती है, फ्लेक्सिबल है, हाईली इलास्टिक, कंटेन मेजर एंड 100 माइनर प्रोटीन इसके अंदर बेसिकली मौजूद है, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखिए इसका, अगर हम लिपिड बायलेयर है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसके अंदर 52%, लिपिड बायलेयर 40% है, कार्बोहाइड्रेट 8% है और प्लेन्स जो है इसके डिजाइन के वर्टिकल इंटरेक्शन भी है, इसका हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। ये आगे आ जाते हैं। ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं ऑफ मैच्योर आरबीसीज? डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, नो गोल्गी एपरेटस एंड नो राइबोसोम्स। हम मैच्योर आरबीसी की बात करें, ये वो आरबीसी है जो मैच्योर होने के बाद सर्कुलेशन में आ जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम कुछ भी नहीं होता। एंजाइम्स कौन से होते हैं इनके अंदर? ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज मौजूद होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर इस आरबीसी के अंदर मौजूद होता है तो ये क्या काम करवा रहा है, ये कन्वर्जन करा देता है कार्बन डाइऑक्साइड की इनटू एन बाइकार्बोनेट आयन व्हिच इज द मेन ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स तो एसेंशियली ये एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे हैं। इट आल्सो कैन कैरी ऑक्सीजन बट कैन नॉट यूज इट एंड ये ग्लाइकोलाइसिस पे रिले करते हैं फॉर द एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है।
मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं, ग्लूकोज इसकी मेन सोर्स है इसकी मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल इंटीरियर बाय ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, जिसे हम ग्लूट 1 कह रहे हैं। GLU इज फॉर ग्लूकोज एंड T इज फॉर ट्रांसपोर्टर एंड दिस इज N1। फैसिलिटेड डिफ्यूजन होती है, 90% ग्लूकोज एंटर हो जाती है थ्रू एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के जरिए। 10% ग्लूकोज जो है वो सप्लाई करता है बाय द हेक्सो मोनोफॉस्फेशन HMP पाथवे के जरिए और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के जरिए, ठीक है। उसके बाद ये प्रोड्यूस करता है NADPH, ठीक है, विच कीप्स द ग्लूटाथियोन रिडक्टेज इन रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट भी इसके अंदर है। एनर्जी यूटिलाइज हो रही है टू ड्राइव अ cationic pump which expel the sodium out and carries potassium inside the cell and prevent the hemolysis, ठीक है। इसका जो cationic pump है वो क्या करता है, वो सोडियम को बाहर निकाल रहा है, पोटेशियम को अंदर ले रहा है ताकि हेमोलाइसिस ना हो। कीप ग्लूटाथियोन इन रिड्यूस्ड फॉर्म, ये ग्लूटाथियोन को भी रिड्यूस्ड फॉर्म में रख रहा है। एंड कीप हीम एंड जो आयरन है इसका फीरस फॉर्म, इन रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है ये फीरस फॉर्म। लाइफ स्पेन आरबीसी की 120 डेज तक है, ठीक है। एंड लेक ऑर्गेनेलिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन्स। ओल्ड आरबीसीज जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, स्पिक्यूलेटेड एंड फ्रेगमेंटेड एंड ऑस्मोटिक उसकी लाइसिस हो जाती है अकद इन द स्प्लीन, ठीक है। जब ये खत्म हो जाते हैं, इनका लाइफ स्पैन खत्म होता है तो ये चले जाते हैं स्प्लीन में, ठीक है। द ग्रेव यार्ड कॉल किया जाता है स्प्लीन को फॉर द आरबीसीज। ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम ट्रेवल अबाउट 700 माइल्स एंड इट सर्कुलेट थ्रू द वेसल्स। क्वांटिटी कितनी होती है हीमोग्लोबिन की इन द सेल्स? आरबीसीज हैव द एबिलिटी टू कंसंट्रेट हीमोग्लोबिन इन द सेल्स फ्लूइड अप टू 34 ग्राम इन ईच 100 ml ऑफ सेल्स, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन डज नॉट राइज अबव दिस वैल्यू एंड दिस इज द मेटाबॉलिक लिमिट ऑफ द सेल और हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग मैकेनिज्म की ये इतना ही कर सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं करेगा, ठीक है। प्रोडक्शन जो आरबीसीज की हो रही है, जिससे भी हम देखेंगे कि एरियाज इन द बॉडी दैट प्रोड्यूस द आरबीसीज। अर्ली वीक में एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रिमिटिव न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं फॉर्म इन द योक सैक। उसके बाद मिडिल ट्राइमेस्टर जो होता है वो लिवर से, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन आफ्टर बर्थ आरबीसीज आर प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो, ठीक है। आपको ये ईयर एंड एजेस दी गई है, ठीक है। और उसके बाद ये सेलुलैरिटी दी गई, कितनी परसेंटेज सेलुलैरिटी होती है इसकी। तो ये बताया जा रहा है आपको कि जैसे ही बच्चा जो है वो टिबिया एंड शाफ्ट एंड फीमर, मतलब इस एज को पहुंचने के बाद 15 के बाद ये फिर लॉन्ग बोन्स की तरफ आ जाती है। अदरवाइज जो है वो उसमें सारी बोन्स ही जो है इसको जनरेट कर रही है। अच्छा, आरबीसीज बिगिन देयर लाइव्स इन द बोन मैरो फ्रॉम अ सिंगल टाइप ऑफ सेल जिसे हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक stem cells, ठीक है। From where all the cells of the circulating blood are eventually derived, वो सारे के सारे उसी में से बन रहे हैं प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल से, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, ये बोन मैरो के अंदर मौजूद है। यहाँ पे हम देखते हैं ये प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स मौजूद है, ठीक है। इट इज कन्वर्टेड इनटू एन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन के अंदर एंड दिस कॉलोनी फॉर्मिंग स्प्लीन इज अगेन डिवाइडेड इनटू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट में। और इसके बाद ये एरिथ्रोसाइट्स में, ये एरिथ्रोसाइट सीरीज शुरू हो जाएगी। एरिथ्रोसाइट जहाँ हम आरबीसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो स्प्लीन है ये आगे कंटिन्यू हो जाता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैन्युलोसाइट्स में और मोनोसाइट में। वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीसीज ही, और यहाँ से हम आरबीसीज की लाइन जो है डब्ल्यूबीसी की लाइन शुरू हो रही है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि ये ग्रैन्युलोसाइट भी है, ठीक है, जिसमें न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल और बेसोफिल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ मेगाकैरियोसाइट्स भी बन रहे हैं विच फॉर्म द प्लेटलेट्स, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से एक ये जो प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स भी प्रोड्यूस करें एंड दीज लिम्फोइड स्टेम सेल्स फाइनली प्रोड्यूस टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स इन द थाइमस, ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी जो है वो एक ही सेल है प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, जो कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन में से फर्दर 2 डिवीजन्स जाती हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट और उसके बाद कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट वाली जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होगा वो क्या बनाएगा,
ये WBCs बनाएगा और उसके साथ साथ ये मेगा कैरोसाइट या हम कहेंगे ये आगे जाके उसमें से प्लेटलेट्स बनाएगा। लेकिन जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट है ये फाइनली क्या जाके बनाते हैं, ये एरिथ्रोसाइट बनाते हैं, जिसकी हम बात करें RBCs बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपको अब मैं इनकी स्टेजेस दिखा देती हूँ कि स्टेजेस क्या है। हम RBC की स्टेजेस की तरफ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अच्छा, जो जेनेसिस है RBC की, से हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, जो जेनेसिस होती है ल्यूकोसाइट्स की, इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, तो जेनेसिस में हम देखेंगे सबसे पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनता है। ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनने के बाद जो सेकंड फॉर्म उसकी आ जाती है वो बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट बनता है। Now this basophil erythroblast is converted into polychromophil erythroblast, and this polychromatophil erythroblast is finally converted into orthochromatic erythroblast, and this orthochromatic erythroblast is converted into reticulocyte, and now from this reticulocyte a final version of RBCs or erythrocyte is formed, and this erythrocyte is coming into an circulatory system. ये फाइनली सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। ये सारी की सारी जो स्टेजेस हम देख रहे हैं ये सारी की सारी कहाँ हो जाएंगी, ये बोन मैरो में हो जाएंगी। और बोन मैरो ये फाइनल जो वर्जन है ना एरिथ्रोसाइट की, और समटाइम्स कुछ रेटिकुलोसाइट भी आ जाते हैं लेकिन वो फौरी तौर पे कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एन एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो ये मैच्योर एरिथ्रोसाइट जो है ये सर्कुलेशन में हमें नजर आते हैं। अच्छा, अब ये आरबीसी की जो प्रोडक्शन है उसमें एरिथ्रोपोइटिन के रोल के बारे में हम डिस्कस करें। एडिक्वेट आरबीसीज आर ऑलवेज अवेलेबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। आरबीसी का जो काम है ना, उनका काम यही है कि उसके पास इतना हेमोग्लोबिन भी हो और इतनी वो ऑक्सीजन कैरी कर सके, वो लंग से टिश्यू तक पहुंचाए। एंड सेल डू नॉट बिकम एन न्यूमरस एंड दे आर इम्पीड ब्लड फ्लो। अगर ये ज़्यादा नहीं है, हमारे पास हीमोग्लोबिन कम है, आप देखेंगे अक्सर लोग जो होते हैं जिनके हीमोग्लोबिन कम होते हैं उनकी सांस चढ़ रही होती है, जी मेरे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, मुझे चला नहीं जा रहा। तो ये जो बॉडी की जो सिस्टम्स है ना, ये नॉर्मलाइज होम्योस्टेसिस में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, जो टिश्यू ऑक्सीजनेशन है ये तो मोस्ट एसेंशियल regulator of RBCs. ठीक है, decrease oxygen transport to the tissues causes increased rate of RBC production. अब ये जो हाइपोक्सिया की हम बात कर रहे हैं, तो हाइपोक्सिया बेसिकली क्या करती है, किसी सब्जेक्ट को अगर डिक्रीज ऑक्सीजन है, टिश्यूज को कम पहुंच रही है, तो क्या हो जाता है कि आरबीसी की सेल प्रोडक्शन को उसको इंक्रीज करेगी। कैसे, जो हाइपोक्सिया है ये एक्सट्रीम एनीमिया रिजल्ट इन हेमरेज। अच्छा, जो हाइपोक्सिया होती है क्या करती है कि वो बोन मैरो की तरफ सिग्नल भेजती है कि जी यहाँ पर शदीद कमी है, आप जो है अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दें ताकि सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन डिलीवर हो सके। या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बड़ी इंक्रीज हाइट्स पर चले जाते हैं, बड़ी हाइट्स पर चले जाते हैं, तो उनके साथ भी क्या होता है कि उनकी हम देखेंगे उनको सबसे पहले तो सांस फूलना शुरू हो जाती है। क्यों, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बोन मैरो ने ये काम करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनाएगा, ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी उसके अंदर और वो ज़्यादा ऑक्सीजन को डिलीवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो लोग एक्सट्रीम हाइट्स पर चले जाते हैं जैसे नारायण कागान और इन एरियाज में रहते हैं, उनके हीमोग्लोबिन हमारे मुकाबले में आम जो बेसिस में रह रहे हैं उनके मुकाबले में कुछ बेहतर होते हैं। क्यों, क्योंकि वो हाइपोक्सिक इंड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन उनके अंदर ज़्यादा थी। Extreme anemia as a result of hemorrhage or any other condition, the bone marrow begin to produce large quantities of RBCs. Extreme anemia में भी यही काम हुआ है कि सब्जेक्ट को हेमरेज हो गया तो फौरन आरबीसी को एक सिग्नल, उसको बोन मैरो को सिग्नल चला जाता है, वो फौरन आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। Destruction of bone marrow, especially by the X-ray therapy, hyperplasia of the remaining bone marrow, or thereby attempting to supply the demand for the RBCs in the body. तो होता क्या है कि ये बोन मैरो की एक्सरे थेरेपीज हैं या उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाए और रिमेनिंग बोन मैरो को, तो वो सप्लाई और डिमांड और आरबीसी की जो है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। वेरी हाई एल्टीट्यूड हमने बात की थी, तो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू, आरबीसी प्रोडक्शन इज ग्रेटली इंक्रीज्ड। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन किडनी में हीमोपोइटिक स्टेम सेल की तरफ ये सिग्नल भेजेगा एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाएगा, आरबीसीज बनाएगा और टिश्यू ऑक्सीजनेशन जो है वो इंक्रीज करने के
कोशिश की जाएगी। फैक्टर्स दैट डिक्रीजेज ऑक्सीजनेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है? एनीमिया में ब्लड वॉल्यूम कम है, लो हेमोग्लोबिन है, पुअर ब्लड सप्लाई, या किसी पल्मोनरी डिजीज की वजह से टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पल्मोनरी डिजीज का मतलब है अगर लंग्स की कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन ज़्यादा टिश्यू पे पहुंच नहीं पा रही, तो उसकी वजह से फौरी तौर पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें टिश्यू ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो है एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये एरिथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। किडनी का रोल क्या है फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है अच्छा दूसरा आरबीसीज के लिए एक तो हमने कहा था कि एक तो वो लो ब्लड वॉल्यूम है, पल्मोनरी डिजीज है, टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम हो गई, और जो है वो टिश्यूज की नीड ज़्यादा है ऑक्सीजन की, तो फौरी तौर पे आरबीसीज जो है वो स्टिमुलेट, बोन मैरो स्टिमुलेट हो, उसने आरबीसी प्रोडक्शन बना दी। इसके अलावा कुछ और भी आरबीसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन जिसे कहते हैं हम, फॉलिक एसिड है। एरिथ्रोपोइटिक सेल्स ऑफ द बोन मैरो आर द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग सेल इन द एंटायर बॉडी। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट जो है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, 2 विटामिन हैं, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, और अगर किसी सब्जेक्ट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, आपने अक्सर सुना होगा घरों में जो बुजुर्ग होते हैं वो मेथिकोबाल के इंजेक्शन लगवा रहे हैं। व्हाट इज दिस मेथिकोबाल? दिस इज विटामिन B12, या फॉलिक एसिड की छोटी सी पीली गोलियां होती हैं। तो बेसिकली जिन सब्जेक्ट में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी होती है, तो इनके एबनॉर्मल या हम कहते हैं कॉजेज एबनॉर्मल एंड डैमेज डीएनए लीड टू फेलियर ऑफ न्यूक्लियर मैच्योरेशन एंड सेल डिवीजन। तो ये जो एरिथ्रोब्लास्ट है ना, ये जो आरबीसीज हैं, ये बड़ी साइज के रह जाते हैं और वो इसी तरह से सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाए, जिसे हम कहते हैं ये मैक्रोसाइट्स हैं। अगर किसी की आरबीसी की पिक्चर और फिल्म में हमें मैक्रोसाइट्स नजर आ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ इसके अंदर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी हो गई है। फिर हम उन सब्जेक्ट को वो चीज़ें एडवाइस की जाती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन कॉज है आरबीसी सेल मैच्योरेशन फेलियर की, कि वो विटामिन B12 एब्जॉर्ब ना हो सके थ्रू जीआईडी ट्रैक। अब होता है क्या है कि दिस ऑफन अकर्स इन द डिजीज ऑफ पर्निशियस एनीमिया इन विच बेसिक एब्नॉर्मैलिटी इज एन एट्रोफिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्रिक जो म्यूकोजा होता है वो एट्रोफिक हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसकी वजह से होता क्या है, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती है ना, वो नॉर्मली सिक्रीट नहीं हो रही होती। ठीक है, प्राइटर सेल्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, उनका काम एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है, उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, वो कंबाइन करता है बेसिकली विटामिन B12 के साथ इन द फूड एंड मेक द विटामिन B12 अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन बाय द गट। लेकिन अगर किसी गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एट्रोफी हो जाए, तो इसका मतलब ये कि वो गैस्ट्रिक सिक्रेशन नॉर्मल नहीं होंगी। अगर गैस्ट्रिक सिक्रेशन नॉर्मल नहीं है तो प्राइटर सेल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं करेंगे, फिर चाहे कितना मर्जी विटामिन B12 खा लें, विटामिन B12 एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। सो इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज इम्पोर्टेंट टू एब्जॉर्ब दिस विटामिन B12। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड करता है टाइटली विद द विटामिन B12 इन अ बाउंड स्टेट। विटामिन B12 इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डाइजेशन बाय द जीआईडी सिक्रेशन। अगर ये विटामिन B12 इसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड नहीं हुआ ना, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन दूसरी इतनी है कि वो उसको डाइजेस्ट कर लेंगी, ये एक्सक्रीट आउट हो खत्म हो जाएगा। स्टिल इन द बाउंड स्टेट इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड करता है विद स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ म्यूकोजल सेल्स इन द आइलियम। तो ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होने के लिए पहुंचेगा? आइलियम में। विटामिन B12 के बाद ट्रांसपोर्ट होता था ब्लड ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू आवर्स बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस हमने कल डिस्कस किया था, देखा था ना आपने कि किस तरह से वो अपने इसको कैरी कर लेता है। ठीक है, सो कैरिंग इंट्रिंसिक फैक्टर एंड द विटामिन टुगेदर थ्रू द मेम्ब्रेन, वो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन उसको अंदर ले लेगी। Lack of intrinsic factor decrease availability of vitamin B12 because of faulty absorption of vitamin B12। तो आपने देखा कि vitamin B12 जो वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है इसकी एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, अच्छा once vitamin B12 have been absorbed from the GID tract, it first stored in a large quantities in the liver, उसके बाद slowly release होता है जब भी जरूरत होती है by the bone marrow। ठीक है, minimum amount of vitamin B12 is required each day to maintain the normal RBC maturation।
and is only 1 to 3 microgram, and the normal storage in the liver and other body tissues is 1000 times that this amount. ठीक है, 3 से 4 साल तक अगर डिफेक्टिव विटामिन B12 है तो शुरू में मरीज को पता नहीं चलता है. एब्जॉर्प्शन इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू कॉज मैचुरेशन फेलियर एनीमिया. ठीक है, 3 से 4 साल तक जब तक कि ये डिफेक्ट रहेगा उसके बाद सब्जेक्ट में एनीमिया आना शुरू हो जाएगा. फॉलिक एसिड नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ग्रीन वेजिटेबल्स में हमें मिलता है, फ्रूट्स में, मीट में, स्पेशली लिवर, and especially easily destroyed during cooking. So people with the GIT absorption abnormalities such as screw, जिनको गैस्ट्रो हुआ होता है, सीरियस डिफिकल्टी हो जाती है इनको एब्जॉर्प्शन की, क्योंकि स्क्रू में बेसिकली क्या होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एट्रोफी हो जाती है. ठीक है, सो इन मैनी इंस्टेंसेस मैचुरेशन फेलियर द कॉज इज डेफिशिएंसी ऑफ इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12. अगर किसी सब्जेक्ट में जो है वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है तो उसके अंदर उस मैक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब है कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है. अच्छा जी, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं. ये हमारा खत्म हुआ है. हम हीमोग्लोबिन की अब बात करेंगे. अगर 2 साल का बच्चा है, मेल बॉय प्रेजेंट कर रहा है एविसिना के अंदर, ठीक है, एविसिना हॉस्पिटल में, कंप्लेन है शॉर्ट टर्म ऑफ ब्रेथ, कोल्डनेस इन द हैंड्स एंड फीट, पेल स्किन ड्यू टू एनीमिया, जॉइंटिस, येलो आईज, लैग अल्सर्स है ड्यू टू नॉट विच इज नॉट हीलिंग. और ब्लड पिक्चर्स में शो करती है हीमोग्लोबिन जो है इसकी 6.7 है. इसकी मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर बताती है कि एबनॉर्मल क्रीसेंट शेप नहीं हो गई, अब मैंने कटी है. हाँ हाँ, अब देखो अभी भी पॉज आ रही, क्यों आ रही है पॉज, क्यों? शेप RBCs, राइट? What type of RBCs it is? अगर हम आगे चलें तो अभी से सिर्फ आप सिनेरियो देख लें, फिर हम इसको रिपीट करेंगे और ये डिजीज कौन सी हो सकती है. ठीक है, हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया था कि ये सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन जो है वो बिगिन हो जाती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में कंटिन्यूइंग इंटर रेटिकुलोसाइट स्टेज. हीमोग्लोबिन बनना कब शुरू होती है? जब एरिथ्रोपोइसिस हो रही है, उसमें प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से लेके रेटिकुलोसाइट की स्टेज तक हीमोग्लोबिन इसमें बन चुका होता है. जब ये रेटिकुलोसाइट लीव कर रहे हैं बोन मैरो से, पासेस इन द ब्लड स्ट्रीम, दे कंटेन टू फॉर्म माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है. इस प्रोटीन में हम देखते हैं आयरन भी होता है मौजूद. ये आरबीसी है. ठीक है, आरबीसी में हम देखते हैं अल्फा चेन्स भी होती हैं, बीटा चेन्स भी हैं इसके अंदर. ठीक है, ये बीटा चेन्स आ रही हैं और 2 अल्फा चेन्स हैं. 1 and 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स मौजूद हैं. ठीक है, इसमें जो है एक सक्सेनाइल को ए मौजूद है, फॉर्म्ड इन द क्रैफ्ट मेटाबॉलिक साइकिल, एंड 2 ग्लाइसिन होते हैं. 2 सक्सेनाइल को ए और 2 ग्लाइसिन होते हैं. 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, 1 2 3 4. ये कंबाइन करती हैं प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ. प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है वो प्लस उसके साथ आयरन मिलता है, बनता है. जब इसके साथ बाइंड होता है तो ये हीम मॉलिक्यूल बना रहा है. ठीक है, एंड ईच हीम मॉलिक्यूल प्लस ग्लोबुलिन जो कि एक पॉलीपेप्टाइड है, ये सिंथेसाइज करता है बाय द राइबोसोम और उसके बाद एक हीमोग्लोबिन चेन जो है वो बनती है. 4 of these in turn bind together. इसी तरह की 4 चेन्स बनेंगी loosely to form the whole hemoglobin molecule. मैं रिपीट कर रही हूँ इसको कि सबसे पहले इसकी हम देखें कि 2 अल्फा चेन्स है, 2 बीटा चेन्स है. इसमें से एक चेन की हम बात करें, इसमें 2 सक्सेनाइल को ए, 2 ग्लाइसिन, ये बनेंगी, आपस में मिलेंगी तो एक पायरोल रिंग बनेगी. ठीक है, इसी तरह की 4 पायरोल रिंग बना के प्रोटोपोरफायरिन 9 बनाती हैं. प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ जब आयरन बाइंड होगा तो इसने हीम मॉलिक्यूल बनाना है. हर हीम मॉलिक्यूल के साथ जब ग्लोबुलिन एक पॉलीपेप्टाइड बाइंड होता है तो वो एक हीम चेन बनाता है. और 4 of these in turn
बाइंड टुगेदर, इस तरह की 4 चेन्स मिलेंगी आपस में तो लूजली फॉर्म एक होल हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे ये डायग्राम भी आपकी इसमें दी हुई है, 2 सक्सिनाइल को ए प्लस ग्लाइसिन, ठीक है। उसके बाद ये एक पायरोल रिंग बना रहे हैं, 4 पायरोल रिंग्स जो प्रोटोपोरफायरिन 9, प्रोटोपोरफायरिन 9 विद आयरन एक हीम मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। हीम का एक मॉलिक्यूल बना, उसके बाद जनाब एक हीम और पॉलीपेप्टाइड हीमोग्लोबिन चेन बना रही है, अल्फा और बीटा, एंड 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स जो है वो फिर फाइनली हीमोग्लोबिन ए बना रही है, जिसे हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ठीक है। सब्सटेंस नीडेड कौन कौन से हीमोग्लोबिन बनाने के लिए? प्रोटीन की जरूरत होती है, आयरन है, कॉपर है और नियासिन है, सारी चीजें, विटामिन सी चाहिए, राइबोफ्लाविन, निकोटिनिक एसिड एंड विटामिन B6 की भी जरूरत है। नॉर्मल वैल्यूज एट बर्थ जो होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये 25 तक भी हीमोग्लोबिन होता है, फिर ये 3 मंथ्स ऑफ एज तक 20 तक आ जाती है हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है, फिर 1 ईयर तक 17, एडल्ट मेल में 15 और एडल्ट फीमेल में 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यूज है, ठीक है। फंक्शन क्या हीमोग्लोबिन है? कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करा रहा है, बफरिंग एक्शन है हीमोग्लोबिन का, और ये मेंटेन कर रहा है ब्लड पीएच एज इट चेंजेस फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन टू डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन और विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। ये इसका बफरिंग फंक्शन भी है। इसकी कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, ये हमने दिखा चुके, प्राइमरी फंक्शन है हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द लंग्स, ठीक है, एंड देन टू रिलीज दिस ऑक्सीजन readily in the peripheral tissues in the capillaries where the gaseous tension of the oxygen is much lower than in the lungs, ठीक है। जो हम उसके जो गैसेस टेंशन देख रहे हैं ऑक्सीजन का, वो लंग्स के मुकाबले में जो है वो उसका कम हो जाता है। Oxygen does not combine with 2 positive bonds of the iron in the hemoglobin molecule, ठीक है। It binds loosely with one of the iron atom, so the combination is easily reversible and released into the tissue fluids। अब होता क्या है कि जो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के दोनों पॉजिटिव बॉन्ड्स के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं होता, उसके साथ बड़ा लूजली बाइंड होता है, जब उसके साथ कैरी हो रहा है, ये पेरिफेरल टिश्यूज की तरफ पहुंच रहा है, इजीली वहां से रिलीज हो जाता है, ठीक है, और टिश्यूज को जो है वो सप्लाई हो रहा है। There are several slight variations in the different subunit hemoglobin chains depending on the amino acid composition of polypeptide portion, ठीक है। The type of globulin chains are alpha, beta, gamma and delta chains, ठीक है। 4 hemoglobin chains हैं in each hemoglobin molecule, 4 iron atoms in each hemoglobin molecule, and each of these can bind loosely with 1 molecule of oxygen, ठीक है। 4 एटम्स हैं आयरन के, ठीक है, इनमें से एक जो है ना वो लूजली बाइंड करता है विद ऑक्सीजन, मेकिंग अ टोटल ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 8 ऑक्सीजन एटम्स। ये बात समझ आई है आपको? 4 हीमोग्लोबिन चेन्स हैं इन ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, 4 चेन्स हैं, ठीक है, और सिमिलरली 4 आयरन एटम्स हैं इन ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है, और ईच ऑफ दीज बाइंड लूजली विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हालांकि इसके पास 4 आयरन एटम्स हैं हर एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के पास, ठीक है, लेकिन ये एक बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। टोटल इसके पास 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हो जाते हैं, या हम कहेंगे 8 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ या तो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या 8 ऑक्सीजन के एटम ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हैं वो ठीक हो जाती है बात। हीमोग्लोबिन में जो टाइप्स हैं, हेमोग्लोबिन ए है एडल्ट हीमोग्लोबिन जिसके अंदर 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स है, फीटल हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर 2 अल्फा एंड 2 गैमा चेन्स है, ठीक है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है उसकी कॉजेज हो जाती है जेनेटिकली, इसके अंदर म्यूटेटेड हो जाए, हीमोग्लोबिनोपैथीज हो जाए, या हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज हो जाए इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, ठीक है। हीमोग्लोबिन एस जो है, या जिसे हम ये कहते हैं कि हीमोग्लोबिन एस इज इन सिकल सेल एनीमिया, एबनॉर्मल बीटा चेंज होती है, ये है, ये सिकलिंग है आरबीसी की, ठीक है। ये जो चांद का चेहरा बना हुआ है ना, ये बिल्कुल इसे हम चावल के दाने के जैसा भी इसको कभी समटाइम्स रिजेंबल करते हैं, इसे हम हाफ मून की तरह भी जो है वो रिजेंबल करते हैं। तो नॉर्मल आरबीसी आपने देखा कि ये बाइकॉनकेव होता है और इसका जो शेप है वो सेंटर में थिन है, साइड में जिसकी पेरिफेरीज है वो थिक है, लेकिन अगर ये सिकल सा बन जाए बिल्कुल तो ये एबनॉर्मल है, ठीक है।
अब ये जो सिकलिंग होता है ना आरबीसी, ये सिकलिंग जहाँ से भी गुजरेगा ना ये टूटू का शिकार हो जाएगा सब, और ये बचपन से हो जाए, सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। तो इन बच्चों के अंदर जो है वो उसकी एब्नॉर्मेलिटी है, ठीक है। अमाइनो एसिड वेलाइन होता है इसके अंदर, सब्स्टिट्यूट फॉर द ग्लूटामिक एसिड एट वन पॉइंट इन ईच ऑफ दीज टू बीटा चेन्स, ठीक है। When this hemoglobin is exposed to low oxygen, क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर इतना ऑक्सीजन नहीं, ये हीमोग्लोबिन जैसे लो ऑक्सीजन को एक्सपोज होता है, it forms elongated crystals inside the RBCs that are sometimes 15 micrometer in length, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल होता है फॉर द सेल्स टू पास थ्रू मैनी स्मॉल कैपिलरीज, और इस शेप की जो हीमोग्लोबिन बन गया सिकल शेप का, ये वहाँ से नहीं गुजर सकता। स्पाइक एंड होते हैं इसके क्रिस्टल्स के, ये रप्चर करता है सेल मेम्ब्रेन्स को, ठीक है। और वो सिकल सेल एनीमिया, ये इफेक्ट ऑफ एमिनो एसिड चेंज है इन सिकल सेल एनीमिया में। ये ग्लूटामेट एसिड है, ये विलाइन इसके साथ चेंज कर गया, तो इसकी शेप सारी चेंज हो गई है, ये बिल्कुल सिकलिंग शेप में आ जाएगा, और फाइनली ये जो है वो उसको डैमेज कर देता है आरबीसी की मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया में हम देखेंगे कि हमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसमें डिक्रीज हो जाती हैं या एब्सेंट हो जाती हैं। थैलेसीमिया में भी हम देखते हैं कि अल्फा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया है। अल्फा थैलेसीमिया में जो है हम देखते हैं अल्फा चेन्स आर एब्सेंट और डिक्रीज, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन्स एब्सेंट और डिक्रीज्ड। डेरिवेटिव्स जो हैं ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है व्हेन द ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, और कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसकी डेरिवेटिव्स है, इस फॉर्म में हीमोग्लोबिन जो है वो मौजूद होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और सल्फ हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन सल्फाइड का बाउंड होता है इसके साथ, और नाइट्रस ऑक्साइड हीमोग्लोबिन भी होता है, और मैट हीमोग्लोबिन भी होता है इसके अंदर, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन विद फेरिक, ठीक है। 120 डेज इसकी लाइफ स्पैन है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन, और हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड इनटू ग्लोबुलिन, आयरन एंड पोरफायरिन। ये इसके अंदर इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, इन 3 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाता है। आयरन स्टोर हो रहा है एज अ फेरिटिन, हीमोसिड्रिन, रीयूटिलाइज्ड फॉर द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, ठीक है। ये स्टोर हो गया और सिड्रिन के फॉर्म में भी फिर रीयूटिलाइज हो रहा है जब भी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस की जरूरत होती है, ठीक है। Porphyrin is converted into a bilirubin, which is converted into a bilirubin, ठीक है। और bilirubin और bilirubin are called bile pigments। ये सारे के सारे जब ये डिग्रेड हो रहा है ना हीमोग्लोबिन, तो ये उसमें से ये सारी चीजें निकल रही हैं। Iron metabolism important for the formation of not only for the hemoglobin but also the other essential elements in the body like myoglobin, cytochrome oxidase, peroxidase catalysis। तो total quantity iron की जो बॉडी में वो 4 to 5 grams है, about 65%, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ आयरन में, when iron is absorbed from the small intestine, ये immediately कंबाइन करता है ब्लड प्लाज्मा में विद बीटा ग्लोबुलिन एपोट्रांसफेरिन के साथ टू फॉर्म अ ट्रांसफेरिन। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है इंटू which is then transported in the plasma। Iron loosely bound होता है ट्रांसफेरिन के साथ and can be released in any tissue cell at any point in the body। excess iron अगर बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो वो कहाँ पर होता है, वो लिवर हेपेटाइटिस में होता है, लेस इन द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम सेल्स इन द बोन मैरो। तो ये अगर एक्सेस आयरन है तो ये जाके जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन की डिग्रेडेशन हो जाती है, ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। आरबीसी की डिग्रेडेशन हो गई, अगेन इसी तरह से होगा, और ये आयरन और जो है फ्री आयरन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। टिश्यूज में अगर हम देखें तो ये फेरेटिन के फॉर्म में, हीमोसिड्रिन के फॉर्म में है, ठीक है। हीम और एंजाइम्स ये फ्री आयरन के फॉर्म में आ जाएगा। प्लाज्मा में हम देखते हैं तो ये ट्रांसफेरिन के फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। टिश्यू में अगर जमा हो रहा है आयरन तो ये हीमोसिड्रिन है, ठीक है। और अगर ये मैक्रोफेजेस हीमोग्लोबिन डिग्रेड हो रहा है तो फ्री आयरन के फॉर्म में आएगा, मैक्रोफेजेस को ले जाएंगे। अच्छा, हीमोग्लोबिन आरबीसी में है तो ये हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लाज्मा के अंदर जो वो ट्रांसफेरिन और फेरिन के फॉर्म में है। अच्छा जी, इसके बाद हम डेली लॉस ऑफ आयरन 0.6 मिलीग्राम ईच आयरन ईच डे मेनली इनटू द फीसेस। एडिशनल क्वांटिटीज आर लॉस्ट व्हेन द ब्लीडिंग अकर्स स्पेशली इन द वुमेन्स, ठीक है। एब्जॉर्प्शन आयरन की अगर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जरिए देखें तो किस तरह से हो रही है, लिवर सिक्रीट कर रहा है मॉडरेट अमाउंट में एपोट्रांसफेरिन, ठीक है, इनटू द बाइल व्हिच फ्लोज थ्रू द बाइल डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम में चली गई। एपोट्रांसफेरिन बाइंड करता है फ्री आयरन के साथ एंड आल्सो विद सर्टेन आयरन कंपोनेंट सच एज हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन फ्रॉम द मीट
टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज आयरन इन द डाइट, ठीक है, मीट से और उनसे आ रहा है। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ट्रांसफेरिन, ठीक है। जैसे ही ये जो है एपोट्रांसफेरिन जो है, वो तो हमने बात की थी कि जी लिवर ने सिक्रीट कर दिया, बाइल के जरिए ड्यूडेनम में आ गया, ये फ्री आयरन के साथ मिला, इसने क्या बना दिया, ट्रांसफेरिन बना दिया। ट्रांसफेरिन अट्रैक्ट करता है एंड बाइंड विद द रिसेप्टर्स इन द मेम्ब्रेन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, ये उसको साथ उसके जाके बाइंड हो गया। वहाँ से बाइंड होने के बाद पिनोसाइटोसिस के जरिए ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल जो है वो अंदर चला गया और ये आयरन स्टोर होना शुरू हो जाता है इन द एपिथेलियल सेल्स एंड लेटर रिलीज इन द ब्लड कैपिलरीज beneath these cells and form the plasma transferrin। जब इसकी ज़रूरत होगी स्टोर की, तो ये स्टोर रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और ये फिर लिवर से निकल के प्लाज्मा में आना शुरू हो जाएगा। Iron absorption from the intestine is extremely slow at a maximum rate of few milligrams per day। Absorption वैसे थोड़ी सी स्लोली होती है, लेकिन ये फिर जब हो जाती है तो उसके बाद ये स्टोर फॉर्म में चली जाती है, ज़रूरत होगी तो ये फिर प्लाज्मा में मौजूद होगा। Regulation of total body iron by controlling the rate of absorption. When the body has become saturated with iron, so that essentially all the apoferrin in the iron storage areas is already combined with the iron, the rate of additional iron absorption from the intestine become greatly decreased। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा आयरन ऑलरेडी मौजूद है और वो सब कुछ स्टोर भी हो चुका है, अब इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। When the iron stores have become depleted, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एक्सेलरेटेड, वो बढ़ जाएगी। ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है बॉडी इसको ज़्यादा कंज्यूम करेगी, जो चीज़ एक्सेस में बॉडी इसको बाहर निकाल देगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो, एक दफ़ा आप लोगों ने गो थ्रू होना है डेफिनेटली अपने जो आप पढ़ रहे हैं टॉपिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग इसमें डाइटन के भी ज़रिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई बात ना समझ आई हो बच्चों? जनाब ये 3 बच्चे हैं। फीटल हीमोग्लोबिन और एडल्ट हीमोग्लोबिन में सिर्फ ये फ़र्क होता है, फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर गैमा चेंज होती है और एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो अल्फा बीटा चेंज होती है। अल्फा तो दोनों में होती है। जो सिनेरियो आपको दिखाया था मैंने, जिसमें सिकलिंग सा था, उससे सिकल सेल एनीमिया की कॉज है। 2 साल की एज थी कि जो बच्चों में हो जाता है, ठीक है। हम एनीमिया को देख रहे हैं। व्हाट इज दिस एनीमिया? इज इनसफिशिएंट हीमोग्लोबिन टू कैरी आउट हीमोग्लोबिन, ठीक है। इनसफिशिएंट हीमोग्लोबिन टू कैरी आउट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय द टिश्यूज, ठीक है। और WHO डिफाइन करता है हीमोग्लोबिन कंसिडर लेस देन 11 ग्राम है तो वो एनीमिया में उसको काउंट कर रहा है। इस तरह से हम चेक करते हैं, ये डॉक्टर हैंड एंड विद पेशेंट हैंड। ठीक हो गया। पेशेंट क्या क्या कंप्लेन करते हैं? लिथार्जी, फटीग एंड, ठीक है, वो दर्दें हो रही हैं, कॉग्निशन नहीं है, इंटॉलरेंस टू कोल्ड है, हेडेक है, पैलर है, ये सारी एनीमिया की कंप्लेंट्स हो सकती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की एक आप लोग स्नैपशॉट ले लें कि एक ब्लड लॉस एनीमिया होता है और इसके बाद इम्पेयर्ड प्रोडक्शन है, हाइपोप्लोरिफरेटिव, इसका मतलब हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा, और इंक्रीज डिस्ट्रक्शन है, इसका मतलब जो हीमोग्लोबिन बन रहा है, आरबीसीज बन रहे हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो ये 3 मेजर इसकी जो है वो टाइप्स हैं, ठीक है। इम्पेयर्ड प्रोडक्शन में आयरन डेफिशिएंसी आ जाती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ सकती है, एनीमिया ऑफ किसी क्रॉनिक डिजीज की वजह से, और माइलोऑब्लास्टिक इन्फिल्ट्रेट की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया भी हो सकती है, ठीक है।